But this is not always possible in practice because their work depend on each other, so they have to cooperate and work together. पर ऐसा संभव है क्या कोई का किसी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर ना रहे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक चैनल बना हुआ है कि इसका रिलेटिव इससे है, वैसे ही जो हमारे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जो तीन हमारे ब्रांचेस हैं, वो तीनों कॉपरेट करके और एक साथ मिलकर काम करते हैं. डैट इज़ वाई इंडिया एडाप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर. इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका का ही अंग होती है. कार्यपालिका मीन्स मंत्रिपरिषद. वी हैव अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी in which the judiciary is independent but the legislature and executive depend on each other. तो विधायिका मतलब संसद, कार्यपालिका मीन्स मंत्रिपरिषद. तो दोनों एक दूसरे पर जवाबदेह होते हैं. दोनों के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, उनके प्रति भी जवाबदेह होती है. Itself a part of legislature, since the member of the councils of ministers are also member of the parliament. The executive and the legislature are closely intertwined. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति. वो संसद के दोनों सत्रों में को बुलाती है. इन अन्य तरीकों से विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है. यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को इन्वॉल्व होने पर ही हमारे देश में कानून बनते हैं. अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यूनियन लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या होता है? संसद क्या है? आवर यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड पार्लियामेंट. हमारे जो संघीय विधायिका है उसे ही नाम दिया गया है संसद का. इट इज़ कंपोज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस. तो संसद किससे मिलकर बनती है? प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस. तो 2 हाउसेस मतलब 2 सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा. A special feature of the Indian Constitution is that Executive Council of Ministers is a part of the Parliament and is answerable to it. तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति ही उत्तरदायी है. तो हमने इसमें क्या समझा कि जो हमारे जितने भी मंत्री हैं जिसको हम चुन कर भेजते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो मंत्रिमंडल का निर्माण किया. वो मंत्रिमंडल किसके अंग हुए? संसद के. और संसद के प्रति ही जवाबदेह होते हैं. इट इज़ फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल सिस्टम एंड वॉइस ऑफ द नेशन. और संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है जिसमें जनता की प्रभुसत्ता का समावेश है ना. राष्ट्र की आवाज़ कौन है? संसद है. क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि जो भेज रहे हैं हमारी समस्या को किसको बता सके, सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके, ऐसा कानून बनाए जिसमें सबका भला हो, वो संसद है. एक प्रकार से हम इसको क्या बोल सकते हैं? वॉइस ऑफ नेशन. द पार्लियामेंट हैज़ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी एंड ऑल रीजन ऑफ द कंट्री. संसद में सभी समाज के वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है. मतलब हर कास्ट के लोग, हर क्षेत्र के लोग संसद में जा सकते हैं प्रतिनिधि बनकर. हम इलेक्ट कर सकते हैं उन्हें. इट आल्सो हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स. तो इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों को भी सुनिश्चित करने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि हर कास्ट के लोग उसमें सम्मिलित होए. बट द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन इज मच लोअर दैट वन वुड एक्सपेक्ट इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. लेकिन पाया क्या गया है कि संसद में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो कम है. पुरुषों की अपेक्षा इनके जो स्थान दिया गया है, लेडीज़ों की संख्या जो दी गई है वो बहुत कम है. इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है. तो बीच बीच में हम देखते हैं कि कुछ हमारे अभी
परिवर्तन करते हैं। एक बार जो संविधान जो बन गया उसी हिसाब से ही पूरा देश नहीं चलता है, बीच बीच में उसमें चेंजेस करते हैं। डेट इज वाई अ बिल टू अनेम्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजर्व एटलीस्ट 33% ऑफ द सीट इन पार्लियामेंट फॉर वुमेन हैज़ बीन अंडर कंसिडर फॉर सर्वल ईयर। तो एक संविधान बनाया गया, उसमें महिलाओं के लिए भी कम से कम 33% आरक्षण रहना चाहिए, ऐसा कहा गया। उसमें क्या होगा, महिलाएं भी आगे आएंगी, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपनी जो समस्याएं हैं, देश में जो समस्याएं हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, उसको महिलाएं जो लेडीज़ गई हैं यहाँ से चुनकर वो रखेंगी। द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली। तो हम देखते हैं कि सांसद सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हमने बताया 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में डायरेक्ट चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के बीच में से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, है ना। इलेक्शन में जब होता है तब उनको भाग देते हैं और वोट डालते हैं, वो लोकसभा में जाएंगे। राज्यसभा में कौन होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हीं प्रतिनिधि से चुने हुए व्यक्ति को राज्यसभा में स्थान दिया गया है। प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल इन पार्लियामेंट वेयर देयर आर डिस्कस। द पार्लियामेंट आल्सो डिस्कस पॉलिटी मैटर्स, law related problems and cabinet proposal before approving them। और संसद में जितने भी नीतिगत मुद्दे हैं, कानून से संबंधित प्रस्ताव हैं, वो मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को लेकर विचार विमर्श करते हैं, फिर वो पारित होता है। तो पारित कैसे होगा, वो दोनों सदन में उसको पेश किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसलिए दोनों इम्पॉर्टेंस है। कोई भी मैटर पे चर्चा करना है, बहस करना है, तो दोनों सदनों में होकर वो जो एक्ट बनता है, कानून बनता है, वो दोनों से होकर गुजरता है। कार्यपालिका के कार्यकलापों पर बहस होती है और उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक क्वेश्चन इसमें आते हैं, व्हाट इज़ द पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या क्या पावर दिए गए हैं, उसमें क्या भूमिका निभाती है, एक क्वेश्चन इसमें ही आता है, अपन आगे चर्चा करेंगे। अब लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें व्यवस्था की गई है कि, तो पहले आपको लोकसभा के बारे में बताती हूँ। इंडिया हैज़ 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। The Lok Sabha members are directly elected to House by the people of India, where the Rajya Sabha member are elected of member of the state legislature। तो जो लोकसभा के सदस्य हैं पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं, और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से प्रांतों के विधायिका द्वारा चुने जाते हैं। हम जिसमें से चुनेंगे उसी विधायक ही राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है ना। अब 2 सदन की क्यों जरूरत हुई, क्या लोकसभा पर्याप्त नहीं था, क्या 2 भागों में क्यों बांटा गया, इस पर चर्चा करते हैं। वाई आर द 2 हाउसेस नीडेड, इट देयर वाज ओनली लोकसभा, हाउ वुड थिंग चेंज। वी रीड अर्लियर दैट इंडिया इज अ यूनियन इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा मीन्स सेंट्रल, राज्यसभा मीन्स स्टेट। द पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ कंट्री टू इट्स टू वर्क विद द स्टेट लेजिस्लेचर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो उस पर जितने भी कानून बनते हैं पूरे देश के लिए बनते हैं, है ना। एक राज्य के अलग, दूसरे राज्य के अलग, ऐसा नहीं होता है। तो पूरे जितनी भी नीतियाँ बनती है, कानून बनते हैं, वो पूरे देश के लिए एक समान बनता है। दिस इंटरेक्टिव कॉर्पोरेशन इज इंश्योर्ड बाय राज्यसभा हुज मेंबर आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें ऐसे लोगों को विधायिका के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं
इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारों का फायदा मिलता है। हर स्टेट के लोग संसद में जाएंगे तो वो अपने स्टेट की समस्या को बताएगा, अपने अनुभव को बताएगा, है ना, अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा। दूसरा क्या होता है, 2 बार कानून पर विचार, जैसे कि अपने कानून बनाने की प्रक्रिया के में याद क्या होगा कि हमारा हर कानून दोनों सदनों में विचार विमर्श के बाद पारित होता है ना। एक आप किसी आदमी को गलती ढूंढने बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति और अच्छे से उसको समझ के बता सकता है। इसलिए जो कानून है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें कई सारी गलतियां हो सकती है, फ्यूचर को देखते हुए बनाया जाता है। तो जितने आदमी अपने विचार बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे, तो जितना त्रुटि निकालेंगे उतना ही अच्छा देश का कानून बनेगा। इसलिए इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब एक इसमें बहुत अच्छा बताया है तालिका में, संसद का गठन कैसे होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करती हूँ। देखिए, डिफरेंस बताया गया है राज्यसभा लोकसभा। तो 2 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, राज्यसभा लोकसभा। नंबर ऑफ मेंबर, राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, मैक्सिमम 250। ओके, इलेक्टेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 238। तो इलेक्टेड मेंबर स्टेट से चुने जाएंगे 238, 238। और राष्ट्रपति को भी पावर दिया गया है कि तुम 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हो, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 12। तो 238 में से प्लस को 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 250। तो प्रांत और संघीय शासित प्रदेश की दोनों सदस्यों को अगर मिलाते हैं तो 250 मेंबर राज्यसभा के लिए बताया गया है। लोकसभा मैक्सिमम 552, 552 सदस्य बताया गया है। डायरेक्ट इलेक्शन 550, तो सीधे चुनाव से 550 सदस्य आते हैं। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 2, तो इसमें राष्ट्रपति को ओनली 2 मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर दिया गया है। सेकंड, एज ऑफ कैंडिडेट, जो उम्मीदवार खड़ा करे रहते हैं उसके लिए उम्र कितनी चाहिए, उनकी एज क्या बताया गया है। मोस्ट बी ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 30 साल का होना चाहिए। राज्यसभा में जो मेंबर कैंडिडेट खड़े होते हैं उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स। लोकसभा एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 25 साल होनी चाहिए उसकी एज। नंबर ऑफ एनुअल सेशंस, मतलब कुल कितने बार सत्र होते हैं। अब देखते हैं कि टीवी में भी दिखाते हैं, जो सत्र होता है उसको बताते हैं तो 3 बार होता है। मंथ के हिसाब से बांट दिए हैं, 4 मंथ के हिसाब से। तो एक विंटर, सेकेंड मानसून एंड बजट। तो शीतकालीन सत्र, मानसून और बजट। 4 महीने में क्या क्या समस्या आई हैं उसको आपको बताना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं आप संशोधन करना चाहते हो या किसी चीज़ में आपने खर्चा किया, इसका जवाब संसद को देना पड़ता है, संसद के सामने प्रतिनिधि को देना पड़ता है। लोकसभा में 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन क्या हुआ, विंटर, मानसून एंड बजट। तो 3 अधिवेशन, इसमें भी 3 अधिवेशन, इसमें भी 3 अधिवेशन। अब आता है चेयरपर्सन, सभापति। सभापति का क्या काम है, सभा को मॉनिटर करना, सबकी बारी से क्वेश्चन पूछना, है ना, ताकि ज़्यादा हल्ला ना हो। आपके क्लास में भी मॉनिटर होता है, वैसी लोकसभा राज्यसभा में भी सभापति बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 2 होते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही कौन बनता है, राज्यसभा का सभापति बनता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चेयरमैन, इधर आएगा चूजन बाय द मेंबर, सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष। इसमें सदस्य ही अपने मॉनिटर चुनते हैं, वो स्पीकर कहलाता है। तो लोकसभा में हमने पढ़ा कि सदस्य ही अपना अध्यक्ष चुनते हैं, वो स्पीकर कहलाया। और राज्यसभा का सभापति कौन होगा, वाइस ऑफ प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट पूछ रहा है गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब सदन में जितने भी वैध कार्य के लिए
कितने लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। मिनिमम प्रेजेंस टू मेक टू द प्रोसीडिंग वैलिड, तो कितने लोग अगर उपस्थित होंगे तभी कोई पारित होगा, है ना। तो कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना चाहिए। मेंबरशिप यहाँ पे अटेंड किए रहे, इसमें भी कुल सदस्यों का 1/10 आना चाहिए। रोज़ तो सब नहीं आ पाते, जैसे आपकी क्लास है उसमें सब बच्चे आ पाते हैं क्या, नहीं आते हैं ना, कुछ कुछ किसी का रीज़न रहता है स्कूल नहीं आने का। वैसे ही इसमें बताया गया है कि अगर 1/3 सदस्य अगर आते हैं तो कानून है वो पारित माना जाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है। फंक्शन ऑफ राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट कन्वेंस द सीजन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा अंडर स्पेशल सरकमस्टेंस। तो इसमें बताया गया कि दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होती है उसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग भी कर सकता है। जब देख रहे हैं कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको वो डिसमिस कर सकता है। बट द प्रेसिडेंट यूजली टेक्स द डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पर वो किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, है ना। प्रधानमंत्री भी जनता का प्रतिनिधि है, तो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक अध्यक्ष चुनता है, वही हमारा देश का प्रधानमंत्री होता है। अब पार्लियामेंट्स पावर एंड फंक्शन, तो पार्लियामेंट के क्या पावर है और क्या फंक्शन है, तो संसद को क्या कार्य दिया गया है। तो पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन, द पार्लियामेंट्स मेक्स लॉ फॉर द इंटायर कंट्री आर फॉर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका कौन निभाता है, मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका की होती है। बट इट प्रैक्टिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एग्जीक्यूटिव परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए ड्राफ्टिंग द लॉज। सो द पार्लियामेंट्स रोल इज यूजली लिमिटेड टू अप्रूविंग अ लॉ इवन थ्रो इट इज़ द सुप्रीम बॉडी। तो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है ना। स्वीकृति देने का काम कौन करता है, संसद। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। एनी इम्पॉर्टेंट बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। A private member can also propose a bill, but without the support of the government, it is unlikely that the bill will be passed. तो संसद में निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे कोई विधेयक का पास होना संभव नहीं है। आफ्टर ए बिल इज प्रेजेंटेड, इट इज़ फर्स्ट एग्जामिन्ड बाय द पार्लियामेंट्री सब कमिटी। विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों की उप समितियों में भी गहन विश्लेषण होता है। पार्ट बटे होते हैं, संसद के भी पार्ट बटे हैं, उसकी उप समितियाँ बनी होती है, उस पर भी सब कोई विचार करते हैं। सो मोस्ट डिबेट ऑन बिल यूजली हैपन इन द सब कमिटीज वी सेंड इट्स रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। तो विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन में भेजा जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को क्या कहा गया है, लघु समिति भी कहा गया है। वंस अ बिल प्रेजेंटेड, इट इज डिबेटेड इन बोथ हाउसेज बिफोर बीइंग पास्ड एंड सेंट टू द प्रेसिडेंट आर अप्रूवल। तो पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति, दोनों सदनों में पहले वाद विवाद होता है, कोई भी कानून के लिए बहस की जाती है। फिर दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा विधेयक तो राष्ट्रपति के पास आता है ना। अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है तो वह कानून पारित होना निश्चित है। उसमें से मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं सब, अगर कुछ परसेंट को छोड़कर सब तैयार होते हैं कि ये कानून बनना चाहिए,
तब उस कानून को पारित माना जाएगा। ये क्या कहलाएगा? लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य, मतलब कानून बनाने का कार्य किसे दिया गया है? पार्लियामेंट को। ओके। सेकंड फंक्शन, कंट्रोलिंग the executive and making it answerable. The government is answerable to the parliament. This essentially means that the council of ministers, who are also members of parliament, is answerable to the parliament. Any member of parliament can ask the minister question relating to the ministry, and the minister are obliged to give proper answer. If they give रॉन्ग आंसर दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। तो सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और प्रायः सभी सदस्य भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं। हर मंत्री का एक मंत्रालय होता है ना। उनको जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा विभाग मंत्री, हेल्थ विभाग, ये सब दिया जाता है, उससे संबंधित वो सवाल कर सकते हैं। और मंत्रियों का भी दायित्व क्या बनता है? उनका सही उत्तर दे। अगर गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब मीटिंग होती है पार्लियामेंट में, तो लोग अपना आंसर लेकर जाते हैं, है ना, ताकि सबके सामने इनको जवाबदेही बनना पड़ता है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड कमेंट्स made at any stage of the parliament proceeding when a policy is being fundamental। और बताया गया है सांसद और विधायकों को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्भीक होकर काम करने की भी शक्ति दी गई है, उनको स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हो। when a policy or law is being implemented and even after is implemented, if the house is not satisfied with any answer given by the government। उदाहरण के लिए संसद में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं, है ना। इट कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डिसमिस द गवर्नमेंट। तो संसद में प्रश्न, टीका टिप्पणी होती है। कानून नीति लागू करते समय किसी पर बहस हो जाती है, यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। जवाबदेह सरकार उनसे प्रश्न से पूछ सकती है, डिस्कस करके पूछ सकती है। तो सबके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? मंत्रिमंडल। अगर सरकार के जवाब से संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकती है। एस पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली हैव द पावर एंड फ्रीडम टू वर्क एंड इन इफेक्टिव एंड fearless manner। फॉर एग्जाम्पल, member cannot be prosecuted in a court of anything he says in parliament। This is called parliamentary privilege। अब थर्ड आ रहा है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल में वित्तीय पावर। वित्तीय पावर में क्या बताया गया है? ऑल गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस टू जनरेट रिसोर्सेज टू कवर देयर एक्सपेंस। तो सरकार कर वसूल कर अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है। सरकार को पैसा कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से, है ना। उसी से वो सड़कों का निर्माण करती है, बांध बनाती है, हॉस्पिटल में खर्च करती है। लेकिन लोकतंत्र में संसद कर लगाने और धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। तो टैक्स तो हमने दिया, पर उसकी सरकार भी कुछ भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस पर नियंत्रण लगाया जाता है, कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। इन ए डेमोक्रेसी लेइंग टैक्सेस एंड यूटिलिंग टैक्स रेवेन्यू आर कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट अ बजट ऑन बिहाफ द कैबिनेट। आप हर साल देखते हो कि वित्त बजट पारित होता है ना। पहले फरवरी में होता था, अब दिसंबर जनवरी में कर दिया जाता है। तो उसमें साल भर का जो खर्च करती सरकार, क्या किस में खर्च करना चाहती है, उसका पूरा ब्यौरा उसमें दिया रहता है।
द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट अ बजट ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट विच गिव्स डिटेल ऑफ द expenditure the government plans to incur and its tax proposal to generated the required revenue। और लोकसभा उसे इस साल के लिए स्वीकृत करती है और उसकी स्वीकृति के बाद ही सरकार लोगों से कर वसूलती है। पहले बताया जाता है कि किस में टैक्स बढ़ा है, किस में कम हुआ है, उसके बाद ही सरकार कर वसूलती है ना। आप देखना बजट जब पारित होता है तो हम देखते हैं कि किस में रेट बढ़ा है। रेट बढ़ना मतलब टैक्स लगना। द लोकसभा अप्रूव द इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर द ईयर ओनली आफ्टर द अप्रूवल कैन द गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस आर स्पेंड स्टेट फंड। तो संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने या रोकने का भी अधिकार देती है। संसद क्या करती है, सरकार पर रोक भी लगा सकती है, आपको इतना टैक्स किसी चीज़ पर नहीं लगाना है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी संसद को देना पड़ता है ना। जितना सरकार कितना खर्च की है, द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ टू अकाउंट फॉर इट्स एक्सपेंडिचर इन द पार्लियामेंट। जैसे आप वो मम्मी ने मार्केट भेजा पैसा देकर, तो आप उसको हिसाब देते हो ना, कितना खर्च किया, किस में लगाया। उसके बाद जो बचता है उसको मम्मी को वापस कर देते हो या फिर आप रख लेते हो। तो इसमें मंत्री अपने पास कुछ भी नहीं रखता है ना, सब सरकार को ही देना पड़ता है। फोर्थ आएगा फॉर्मिंग ऑफ डिबेट, मतलब बहस का चर्चा। एक फॉर्म बना हुआ है, उसमें डिबेट, संसद ही एक सर्वोच्च मंच है वाद विवाद का, डिस्कशन का। बाहर में मैदान में आके थोड़ी लड़ाई करेंगे कि घर जाकर लड़ाई करेंगे। इसलिए क्या बनाया गया है, एक मंच बनाया गया है। द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फर्म फॉर डिबेट इन द कंट्री। नो वन कैन कर्ब दिस पावर फॉर डिस्कशन। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आप अपने विचार को खुले तौर पे रख सकते हो। द मेंबर हैव द फ्रीडम टू स्टेट देयर व्यूज़ ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट फियर। वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। इसे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले हर मुद्दे का विश्लेषण करती है। संसदीय चर्चा गोपनीय नहीं होती है। संसद में जो चर्चा हो रही है सिर्फ मंत्री लोग जान रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस आर प्रेजेंटेड ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर टू इन्फॉर्म द पीपल। तो टीवी पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश तक, जन तक पहुंचती है। हम सब जान जाते हैं कि संसद में किस बात पर डिस्कस किया गया, किस बात में सहमति हुई, कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, कितने लोगों ने इसमें मनाही की। ये सब हम जान सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक शासन है हमारे यहाँ, जनता का शासन है, तो जनता को भी पता रहना चाहिए ना। फोर्थ, अब बोल रहा है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संविधान संशोधन मतलब मैंने बताया ना, पहले महिलाओं को कम स्थान दिया गया था, पर लगा कि महिलाओं का भी इसमें स्थान होना चाहिए। आरक्षण की सुविधा है, बहुत पहले से लागू हुआ, उसके बाद कम किया जाता है, कभी ज़्यादा किया जाता है। तो संविधान में भी कुछ संशोधन कर सकते हैं, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ है ना, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ हाउसेज है इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन पावर। तो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है ना। लोकसभा को भी इतने पावरफुल बनाए गए हैं जितना राज्यसभा को बनाया गया है। ईच अमेंडेड हैज़ टू बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस बिफोर बीइंग सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। तो प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो दोनों सदस्यों के सदस्य होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, तब संविधान में संशोधन हो सकता है। एक ने बोला दूसरे ने नहीं बोला तो ऐसा नहीं होता है। 6, इलेक्ट्रिकल फंक्शन। अब इलेक्शन पावर भी किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। इलेक्शन कब कराना,
उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, संसद चुनाव संबंधी भी कार्य करती है ना। सच पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति का चुनाव यही संसद के सदस्य मिलकर करते हैं, ये भी इनका फंक्शन हुआ, है ना। 7 जुडिशल फंक्शन, जुडिशल मतलब न्यायिक कार्य। वन ऑफ द पार्लियामेंट जुडिशल फंक्शन इज टू डिबेट एनी proposal to remove the president, vice president or any high court or supreme court judge from their post। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने का प्रस्ताव, है ना, उनको क्या कार्य देना है, ये भी सब कार्य किस में आते हैं, जुडिशल फंक्शन में। अब ये हमने फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा, तो 7 फंक्शन बताए गए हैं पार्लियामेंट के, इसको आप लर्न करेंगे।